नमस्कार, स्वागत है आपका 15 संभाग 15 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। और शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुरैना की। मुरैना से बदहाल शिक्षा व्यवस्था की तस्वीरें सामने आई। यहाँ स्कूल में बच्चे तो पहुंचते हैं, शिक्षक भी समय पर आ जाते हैं, पर स्कूल में क्लास कभी नहीं लगती। यहाँ दशकों पहले बने स्कूल भवन अब जर्जर हो चुके हैं। खुले आसमान के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर बच्चे और शिक्षक कई बार प्रशासन से नए भवन बनाए जाने को लेकर दलील, अपील, आवेदन और निवेदन सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया गया। मुरैना के बदहाल स्कूल की तस्वीर दिखाती ये रिपोर्ट देखिए। मुरैना में स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है। शिक्षा विभाग बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जागरूक भी कर रहा है। दूसरी ओर बागचीनी संकुल के बावड़ी गांव का स्कूल है जो कई साल से खंडहर पड़ा है। इस स्कूल में बच्चे तो क्या, शिक्षक तक बैठने से डरते हैं क्योंकि आधा हिस्सा ढह चुका है। दीवारें ऐसे दरक गई हैं मानो भूकंप आया हो, क्योंकि स्कूल के 2 कमरों का भवन करीब 3 दशक पहले बना था जो खंडहर हालत में तब्दील हो चुका है। भवन का एक हिस्सा करीब 3 साल पहले ढह चुका है और बाकी भवन की हालत ऐसी कि जगह जगह से दीवारें दरक रही हैं। खिड़की दरवाजे तक गायब हो चुके हैं और छत भी पूरी तरह से जर्जर है जिसके ऊपर घास उग रही है। फर्श के नाम पर उबड़ खाबड़ जमीन है। 3 कमरों में से 2 कमरे बुरी तरह से जर्जर हालत में हैं और एक कमरे में स्कूल की रसोई का सामान रखा है। इस स्कूल भवन में लगभग 5 साल से कोई छात्र या शिक्षक नहीं बैठा। सालों से स्कूल बाहर मैदान में चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में 2 शिक्षक हैं, वो नियमित आते हैं, लेकिन स्कूल भवन की हालत जर्जर होने के कारण बच्चों की पढ़ाई चौपट है। ग्रामीणों के अनुसार बावड़ी गांव के प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं तक 60 से ज्यादा बच्चों के नाम दर्ज हैं और इसमें से आधे बच्चे भी नियमित स्कूल नहीं आते क्योंकि बच्चों के पालकों को हमेशा स्कूल भवन के कारण हादसे का डर सताता है। तो किस तरीके से इसमें बच्चे पढ़ते हैं? परेशानी आती है बच्चों के लिए, घाम आ जाती है, बरसात होती है, छुट्टी हो जाती है। तो कितने बच्चे हैं इस स्कूल में? बच्चे करीबन होंगे 100-150 बच्चे करीबन होंगे। 100-150 आराम से होंगे इतने। तो कमरा जर्जर स्थिति में है। कमरा नहीं है, दिक्कत आती है। मवेशी ने गोबर कर देती है, पेशाब कर देती है, टूटे फटे कमरे हैं। तो कितने कमरे बने? कमरा तो एक ही कमरा है, उसमें दरवाजा नहीं है, गेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या बच्चे गिर का बिल्कुल फट गया, वो तो गिरेगा, बरसात में गिर सकता है, बच्चे के भी लग सकती है कांच के। बावड़ी गांव के स्कूल का भवन जर्जर है और बाहर मैदान ऐसा कि कहीं भी छायादार पेड़ ही नहीं है। स्कूल भवन के आगे बबूल का एक पेड़ लगा है जिससे सटाकर ब्लैक बोर्ड को रखकर बच्चों को जमीन पर बिठाकर पढ़ाई हो पाती है। जब भी बारिश होती है, गर्मियों में लू चलती है या फिर सर्दियों में कड़ाके की ठंड होती है, तब स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है। कई दिन तक इस स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाती और दूसरी ओर शिक्षा विभाग के अफसरों का तर्क है कि इस स्कूल की मरम्मत के लिए बजट की मांग की है, लेकिन शासन से अभी तक बजट नहीं मिला। कई बार शिकायत करी है, अधिकारियों से की है, वो कहते देखा बनेगा, आपका मंजूर हो रहा है, जी हो रहा है, वो हो रहा है। टाल मटाली कर 4-5 साल से चल रहा है। बावड़ी गांव के स्कूल में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये स्कूल ऐसा है जहां शौचालय तक नहीं है, इसीलिए शिक्षक और बच्चे खुले में टॉयलेट जाने को मजबूर हैं। पीने के पानी के लिए न टंकी है, न हैंडपंप है, न ही कोई बोर, और ऐसे में पीने के पानी के लिए परेशानी है। अधिकांश बच्चे और शिक्षक घर से पानी की बोतल लेकर आते हैं। किसी बच्चे की बोतल का पानी खत्म हो जाए तो पानी के लिए फिर घर जाना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि नए स्कूल भवन और पानी की सुविधा के लिए कईयों बार पंचायत के सरपंच से लेकर जनपद तक में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात आगे भी मध्य प्रदेश की करेंगे। खबर है कटनी से, जहां एक महिला डॉक्टर ने सिविल सर्जन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। हैरानी की बात यह है कि महिला लंबे समय से न्याय की मांग कर रही है। सिविल सर्जन कई बार धमकी भी दे चुका है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। कोई भी न्याय नहीं मिलता, या तो मैं नौकरी से रिजाइन दूंगी, तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हूँ। ये हैं डॉक्टर सुनीता, जो सिविल सर्जन यशवंत वर्मा की प्रताड़ना से परेशान होने के बाद महिला थाने में न्याय की गुहार लगा रही हैं। मैं जिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। मैं इतनी हैरेस्ट हो चुकी हूँ कि मैं सुसाइड तक मेरी नौबत आ चुकी है।
आगे ये है कि मेरे कोई भी न्याय नहीं मिलता, या तो मैं नौकरी से रिजाइन दूंगी है, या अपने ट्रांसफर करा के, और भी कुछ नहीं हो पाया तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हूँ। 14 जून को डॉक्टर सुनीता सिंह ने कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद के पास आवेदन देकर न्याय की मांग की थी। कलेक्टर ने आवेदन की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन भी किया। मामले की जांच भी हुई, लेकिन अभी तक जांच में क्या पता लगा, इस बात का खुलासा नहीं किया है। कलेक्टर और थाना से निराश महिला चिकित्सक ने अब न्याय का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। सुनीता सिंह का आरोप है कि उन्हें गलत तरीके से रोस्टर बनाकर 18-18 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही है। इतना ही नहीं, महिला का आरोप है कि सिविल सर्जन टेलीग्राम पर अस्पताल के स्टाफ से पैसे की मांग भी करता है। मीडिया का दुरुपयोग है। अस्पताल की नियमित प्रक्रियाओं में यदि इस तरह से अस्पताल की पगड़ी उछलती, मेरी नहीं उछल रही मेरे भाई। खास बात यह है कि जब जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत वर्मा महिला थाने बयान देने पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों के साथ भी गलत लहजे से बात की। ऐसा शायद पहली बार है जब जिला अस्पताल के किसी डॉक्टर पर महिला डॉक्टर ने 10 साल से प्रताड़ित करने और मानसिक रूप से टॉर्चर करने के आरोप लगाए हों। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और चलिए अब मध्य प्रदेश के बाद आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले। कांकेर जिले में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। इस बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जिले की सभी नदी नाले उफान पर हैं, तो लोग जान जोखिम में डालकर इन नदी नालों को पार भी कर रहे हैं। यहाँ के पड़गाल और बड़गांव में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी और नालों को पार कर रहे हैं। कांकेर जिले में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। पहली तस्वीर पड़गाल से चेमल के पास की बताई जा रही है। 2 स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्राम पड़गाल टीकाकरण के लिए पहुंचे थे। ग्राम पड़गाल से वापसी के दौरान ग्राम चेमल के बीच से बहने वाली नदी में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और डैम के ऊपर से पानी जाने लगा। इस दौरान वापस जाना कठिनाई भरा था। गांव पड़गाल की मितानिन कार्यकर्ता मंजूबाई ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का हाथ पकड़कर तेज बहाव को पार करवाया। तो वहीं दूसरी तस्वीर बड़गांव से कोडे कुर्सी को जोड़ने वाली बताई जा रही है। यहाँ कोरकसा नाला उफान पर है, जिससे सड़क से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। मार्ग में नाले के पानी का तेज बहाव होने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। वहीं इसी तरह के हालात जिले के अंदरूनी इलाकों में भी बने हुए हैं। नदी नाले उफान पर होने के कारण दर्जन भर से अधिक गाँव ब्लॉक मुख्यालय से कट गए हैं। लगातार हो रही बारिश कुछ इलाकों के लिए आफत की बारिश बन गई है। इस दौरान लोगों के मुसीबत में जान डालने के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। जरा सी लापरवाही जिंदगी से हाथ धो बैठने वाला समझौता है। इसलिए विस्तार न्यूज की अपील है कि आप अपना खूब ध्यान रखें और खतरे में जान बिल्कुल न डालें। छत्तीसगढ़ के गांव के मिडिल स्कूल में एक गजब ही नजारा देखने को मिला है, जहां बच्चों के बड़े बड़े बाल को देखकर शिक्षकों ने स्कूल में ही नाई बुलाकर बाल कटवा दिए। आपको बता दें, मरवाही ब्लॉक के वनांचल ग्राम नाका में बाल कटिंग कराने के लिए सैलून नहीं है। जो सैलून है वो गांव से काफी दूर है। अब इस कारण परिजन बच्चों को दूसरे गांव के सैलून में कटिंग कराने नहीं ले जा पा रहे थे। इसीलिए मिडिल स्कूल नाका के शिक्षकों ने स्कूल में ही नाई को बुलाया और सभी बच्चों के बाल कटवा दिए। इससे बच्चे साफ सुथरे और स्वस्थ रहें। बता दें कि बच्चों की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ये शिक्षक पहले भी कई बार बच्चों के बाल कटवा चुके हैं। जब बच्चे कटिंग कराने नहीं जाते हैं तो ये शिक्षक इसी तरह से साल में 4-5 बार नाई को बुलाते हैं और बच्चों के बाल कटवा देते हैं। ऐसे में शिक्षकों के इस पहल से पालक भी अब खुश रहते हैं। और इधर बात करेंगे अब नरसिंहपुर जिले की, जहां इस समय नकली सोने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। यहां एक शख्स से सोना देने के नाम पर 19 लाख रुपए की लूट की गई और शख्स को नकली सोना थमा दिया गया। देखिए इस खबर में आखिर कैसे की जाती है सोने के नाम पर लोगों से ठगी। यदि आप भी अपने सोने चांदी के जेवर खरीदने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। दरअसल नरसिंहपुर के करेली के डुंगरिया गांव में आज कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां मोहनलाल दुबे नामक एक शख्स ठगों के जाल में फंस गया। मोहनलाल की माने तो लगभग 1 सप्ताह पहले नर्मदा नदी के बरमान घाट पर एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई और फिर दोनों में बातों का सिलसिला मोबाइल के जरिए शुरू हुआ। इस बीच ठगों ने अपनी बातों से मोहनलाल को अपने झांसे में ले लिया और कहा
कि जेसीबी मशीन से खुदाई करते समय हमें बहुत सारा सोना मिला है। अगर आप उस सोने की परख कर सकते हो तो कर लो। जिसके बाद मोहनलाल दुबे ने सुनार से सोने की जांच भी कराई तो सुनार ने कहा कि ये सोना असली है और फिर मोहनलाल दुबे लालच में आ गए और लगभग 4 किलो सोना से भरा बैग 19 लाख रुपए नकदी देकर ले लिए। और जैसे ही मोहनलाल ने सोने से भरा 4 किलो का बैग की जांच कराई तो वह सोना नकली निकला। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये लालच उसे ही ले डूबेगा। ये ठगी हमारे साथ 19,11,00,000 रुपए ठग के ले गए। एक लड़का है 30 साल के समथिंग का और एक महिला है 40-45 साल की। तो उनने हमको सोना दिखाया, हम लोभ में आ गए, उनने हमको सोना दिया, हमसे पैसा ले गए 19 लाख। 4 किलो के समथिंग का सोना बताया उनने और उसमें से थोड़ा दिया टोर के। तो हमने जांच भी कराया तो वो सोना निकला, 3 गुड़िया दिए थी। हमने पैसा दे दिए और उनने सामान दे दिया हमको और बाकी बात फिर हमने जो उनने दिया उसमें से फिर जांच कराने लगा तो वो पीतल निकला है। अपने आप को ठगा महसूस करने के बाद मोहनलाल दुबे ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद एसपी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मामला आज ही प्रकाश में आया, तत्काल जो है संज्ञान लिया, कार्रवाई कराई जा रही है। आपने तत्काल प्रार्थी को थाने भेजा और जल्द से जल्द कार्रवाई की। वो कहावत आपने सुनी होगी कि लालच बुरी बला है, और जिस तरह मोहनलाल 19 लाख रुपए देकर 4 किलो सोने के लालच में पड़ गए, उससे तो ये कहावत सच्ची साबित होती है कि लालच बुरी, बहुत बुरी बला है। इसीलिए लालच से दूर रहिए, मेहनत और किस्मत पर भरोसा रखिए, वरना जिंदगी भर की कमाई चुटकियों में गंवा सकते हैं आप। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने कि कैसे लोगों को नकली सोना थमाकर लाखों की ठगी कर ली गई और लालच में डूबे इंसान ने वो सोना खरीद भी लिया। पुलिस लगातार मामले की जांच भी कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रायसेन की, जहां कल यानी कि शनिवार को इस सीजन की पहली बारिश हुई है। लेकिन ये पहली बारिश इतनी जोरदार थी कि पानी तो गिरा ही और इसके साथ ही बिजली भी गिरी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं एक व्यक्ति घायल है। इस आफत की बारिश पर ये खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है। रायसेन में शनिवार को दोपहर में सीजन की पहली भारी बारिश हुई, जिससे शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। 3-3 फीट तक पानी भरा रहा। शहर की निचली बस्तियां तो पूरी तरह से पानी में डूब गईं। इतनी भयंकर बारिश हुई कि इस बारिश की बिजली से 3 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से खेत में धान लगाने का काम कर रहे 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से सांची अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसे बिजली का एकदम करंट लगा, हाँ, तो भाई गिर गया। तो पानी गिरते मेरे पानी गिरते खेत पे थे क्या? खेत पे। अच्छा, खेत पे काम कर रहे थे। गया था घूमने, काम नहीं कर रहा है। हाँ जी। ये गया था घूमने। हाँ, तो वहाँ हम भी थे। अच्छा तो अच्छा एकदम ये गिरा जी। तो हमने कहा कि अरे वो देखा थे कि पलट के देखा तो पानी में गिर गया। हाँ जी। का होगा दौड़ के गए से वो तो लटर पटर। हाँ हाँ। तो जल्दी और भी थे अड़ोस पड़ोस में, उनसे कही यार भैया जाकर का होगा जी। वहीं शहर के मुख्य बाजार में पानी भर जाने के कारण प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक को रोका, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लाइन लग गई। रायसेन के तालाब मोहल्ला, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अर्जुन नगर, पटेल नगर सहित अन्य इलाकों में घरों में पानी भर गया, कॉलोनियों में पानी भर गया। कोई बाल्टी से तो कोई अन्य सामानों से पानी निकालते रहे। परेशानी है, पूरा शहर वो समंदर बन जाता है। लोग आओ जाओ में परेशानी होती है। अभी नगर पालिका का काम है, नगर पालिका को नाले बंद करने से ये कितने दुकानदारों में पानी लगाया है वहाँ पे। कितनी परेशान हर साल के जाइए, आधा घंटे बारिश होती है और राजधानी में वो पूरा मार्केट जाम हो जाता है। शनिवार को 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से शहर के हालात बिगड़ गए थे। निचली बस्तियों में पानी भर गया था। इस सीजन में पहली बार इतनी तेज बारिश हुई है, जो कि 2 घंटे में ही 56 मिलीमीटर दर्ज की गई। रायसेन से विस्तार न्यूज के लिए विजय सिंह राठौर की रिपोर्ट। और अब बात मध्य प्रदेश के बाद एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है। पूर्व सीएम ने यह पत्र बैगा जनजाति के लोगों की प्रदेश में हो रही मौत को लेकर लिखा। कवर्धा जिले में बैगा जनजाति के लोग मलेरिया और डायरिया की चपेट में हैं, जिसके चलते 7 लोगों की मौत हो गई है। और इसी मामले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की बात कही है।
और अब बात एक बार फिर मध्य प्रदेश की कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक के बाद नाराजगी का दौर शुरू हो गया है। बैठक में नहीं बुलाए जाने पर कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह भड़क गए। उन्होंने एक्स पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की पोस्ट पर लिखा कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया साहब। अजय सिंह ने कमेटी की बैठक की तस्वीरें भी शेयर की थी। तो कांग्रेस की बैठक के बाद नाराजगी का दौर शुरू हो गया है और बैठक में नहीं बुलाए जाने पर लक्ष्मण सिंह भड़क उठे हैं। और ये देखिए, उन्होंने एक पोस्ट भी किया और इस पोस्ट में लिखा कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया साहब। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में भर्ती नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। अब अस्पतालों में खाली पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, ओटी टेक्नीशियन की सीधी भर्ती होने जा रही है। हॉस्पिटल असिस्टेंट के भी खाली पदों पर अब सीधी भर्ती होगी। तो स्वास्थ्य विभाग में भर्ती नियमों में ये बदलाव हुआ है और अब खाली पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश की ही करेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर अपना ठीकरा फोड़ दिया। जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासनिक दमन कर रही है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर तोड़े जाते हैं। पीसीसी चीफ ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के भविष्य बीजेपी के हाथ में सुरक्षित नहीं है। तो वहीं जीतू पटवारी ने कैलाश विजयवर्गीय पर भी निशाना साधा और उन्हें करप्शन किंग बताया है। पटवारी ने आगे कहा कि जिस विभाग के कैलाश विजयवर्गीय मंत्री हैं, वहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि सर्वविदित है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगातार प्रशासन के द्वारा दमन कर रही है। जैसा कि प्रदेश में एजेंडा है, एक भिंड का कलेक्टर है, उसने मकान एक हत्या करने वाले के तोड़े, दूसरे का एक ही कानून, एक ही विचार दो अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किया और उसका वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा कि मकान उसके तोड़े जाएंगे जिससे नफरत और घृणा बढ़े। छत्तीसगढ़ में कल यानी कि 22 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ तैयारियां हैं, मानसून सत्र को लेकर कौन कितना है तैयार, देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने वाला है, जो 26 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने सत्र के लिए बड़ी तैयारी की है। सत्र के दौरान कुछ विधेयक पेश किए जाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र के दौरान क्या होने वाला है। सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। सत्र में 966 सवाल उठाए जाएंगे। निकाय चुनाव पर भी विधेयक लाएगी सरकार। तो वहीं धर्मांतरण रोकने के लिए भी नया कानून सरकार लाएगी। कल से छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। हमारे साथ लोरमी के विधायक हैं और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं। कितना तैयार हैं आप लोग? सरकार पूरी तरह से विपक्ष के हर जवाब को देने के लिए तैयार है। कौन कौन से विधेयक आप लोग लाने वाले हैं इस बार? इसकी जानकारी आपको लगेगी, पर सरकार पूरी मुस्तैदी से विधानसभा सत्र के लिए तैयार है। हमने देखा है कि कभी कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की राजनीति करती है, पर हम तैयार हैं। तो आपने सुना उप मुख्यमंत्री अरुण साव है, कह रहे हैं कि वो सत्र के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इस बार सत्र में बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जो सरकार लेकर आने वाली है। वहीं ये तो आपने जाना कि विधानसभा सत्र को लेकर सरकार की क्या तैयारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5 दिवसीय मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। 10 जून को बलौदाबाजार में हुई आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के बाद से विपक्ष सरकार को सभी मंचों पर घेर रही है। संभावना है कि मानसून सत्र में विपक्ष सरकार को सदन में घेरने की कोशिश करेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि विपक्ष इस बार किन मुद्दों को उठाने की तैयारी में है। कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। बलौदाबाजार आगजनी का मुद्दा भी उठाएगी। बिजली कटौती का मुद्दा भी सदन में गूंजेगा। मलेरिया और डायरिया से हो रही मौत का मुद्दा भी गूंजेगा। तो वहीं खाद बीज की कमी का मुद्दा भी गूंजेगा। मानसून सत्र में सरकार को घेरने की पूरी कवायद कांग्रेस करती नजर आएगी।
कांग्रेस इस बार मानसून सत्र में कानून व्यवस्था, बिजली कटौती, गौ तस्करी, नक्सलवाद, अवैध उत्खनन के साथ ही बलौदा बाजार मामले को लेकर घेरती नजर आएगी। वहीं कांग्रेस की तैयारी पर डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि हम सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। 6 महीने की सरकार के कार्यकाल में मुद्दों की कमी नहीं है और जिस तरह से बिगड़ते कानून व्यवस्था, बलौदा बाजार घटना, फर्जी एनकाउंटर, ऐसे बहुत से मामलों को लेकर, नकली खाद बीज, ये सब मामलों को लेकर आने वाला समय में हमारी कांग्रेस पार्टी ने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और आज शाम को विधायक दल का बैठक भी है। आज रणनीति तय होगा और इस समय निश्चित रूप से कांग्रेस सदन के अंदर और सड़क के बाहर दोनों ओर से मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। पिछले 7 महीनों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार ने मोदी की एक एक गारंटी पूरी की है, पूरी मुस्तैदी से काम किया है और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। विधानसभा सत्र के लिए हमारी सरकार विपक्ष के हर जवाब के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र में इस बार कई संशोधन विधेयक के साथ ही कई मुद्दों पर जमकर हंगामा देखने को मिलेगा। सरकार जहां कई विषयों में संशोधन विधेयक लेकर आएगी तो वहीं कांग्रेस कानून व्यवस्था के साथ ही कई मुद्दों पर घेरती नजर आएगी। अब देखना होगा कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार जनता के हित में क्या फैसला लेकर आती है। रायपुर से विस्तार न्यूज के लिए होमन साहू की रिपोर्ट। गृह मंत्री विजय शर्मा ने 6 माह के भीतर नक्सलियों पर हुई कार्रवाई और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कार्रवाई के आंकड़े जारी किए। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में विजय शर्मा ने बताया कि देश भर में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है। 6 माह में विष्णुदेव साय सरकार में बड़े काम हुए हैं। 6 माह के भीतर कई नक्सली मारे गए जिसकी संख्या लगभग 150 है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली करीब 526 हैं तो वहीं 633 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कांग्रेस कानून व्यवस्था के नाम पर राजनीति करती, क्या कुछ कहा है गृह मंत्री ने, सुनवाते हैं। अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा, उसका अनुमोदन भी होगा। विधानसभा सत्र में पूरे 1 हफ्ते का सत्र है, उसमें सारे विषयों, सारे विभागों की चर्चा भी है। गृह विभाग की भी चर्चा 24 तारीख को होनी है। मेरे और विभाग पंचायत की भी चर्चा 24 तारीख को होनी है। बहुत से प्रश्न आए हैं और उन प्रश्नों का समुचित जवाब प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ में कल से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस बार के सत्र में सिर्फ 5 बैठकें होंगी। सरकार कई विधेयक भी लेकर आने वाली है तो वहीं विपक्ष ने मानसून सत्र को लेकर आज विधायक दल की एक बैठक बुलाई। सरकार की कैसी तैयारी है, जानिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने क्या कुछ कहा है। कल से छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। हमारे साथ लोरमी के विधायक हैं और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं। कितना तैयार हैं आप लोग? सरकार पूरी तरह से विपक्ष के हर जवाब को देने के लिए तैयार है। पिछले 7 महीनों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार ने मोदी की एक एक गारंटी पूरी की है, पूरी मुस्तैदी से काम किया है और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। विधानसभा सत्र के लिए हमारी सरकार विपक्ष के हर जवाब के लिए तैयार है। कौन कौन से विधेयक आप लोग लाने वाले हैं इस बार? इसकी जानकारी आपको लगेगी, पर सरकार पूरी मुस्तैदी से विधानसभा सत्र के लिए तैयार है। कांग्रेस की एक अंतिम सवाल है उप मुख्यमंत्री जी, एक कांग्रेस की आज विधायक दल की बैठक है। देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी बैठक करने का अधिकार है, लेकिन हमने देखा है कि कभी कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की राजनीति करती है, पर हम तैयार हैं। तो आपने सुना उप मुख्यमंत्री अरुण साव है, कह रहे हैं कि वो सत्र के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इस बार सत्र में बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जो सरकार लेकर आने वाली है। कैमरा पर्सन किसान साहू के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो देखिए, कल यानी कि 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होगी। विपक्ष की भी अपनी तैयारी है, मुद्दों को लेकर विपक्ष भी रणनीति बना रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से जवाब देने को तैयार है। अब देखना होगा कि कल से शुरू होने वाला मानसून सत्र में क्या कुछ होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर की। छतरपुर के बाबा बागेश्वर सरकार ने
पैदल यात्रा की घोषणा की है। नवंबर महीने में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से रामराजा ओरछा तक पैदल यात्रा करेंगे। बाबा बागेश्वर ने गुरु पूर्णिमा के दौरान पैदल यात्रा की घोषणा की, तो वहीं इस दौरान दूसरी पैदल यात्रा बाबा बागेश्वर मथुरा से दिल्ली तक और लखनऊ से अयोध्या तक, बेंगलुरु से तिरुपति बालाजी मंदिर तक पैदल करेंगे। तारीखें भी डिसाइड होंगी, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तारीख निश्चित की जाएगी। यहाँ से डेढ़बना वाले महाराज जी सब संत चलेंगे ओरछा तक। अभी हम हवाई जहाजों पर घूमते गए, विदेश गए, ट्रेनों पर गए, चार्टरों पर गए, हेलीकॉप्टरों पर गए, पर हमने एक बात समझ ली, उड़ने से सनातन धर्म नहीं बचना है। गांव गांव में लोगों के जुड़ने से ही सनातन धर्म बचना है। उड़ने से नहीं बचना, जुड़ने से बचना है। जात पात को अगर मिटाना है तो बागेश्वर बाबा को गांव गांव जाना है। और बात एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के रायपुर के मोतीबाग में एक बड़ा हादसा हुआ है। महिला थाना मोतीबाग रोड में लगभग एक विशाल पेड़ रोड पर गिर गया। पेड़ के गिरने से एक पिकअप वाहन और 2 स्कूटी दब गई, तो वहीं पेड़ की चपेट में आने से एक स्कूटी वाहन चालक घायल है। घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पेड़ गिरने से रोड पर यातायात भी प्रभावित हुआ। पेड़ गिरने वाले पूरे लेन को बंद कर दिया गया है, तो वहीं पेड़ गिरने के कारण बिजली की तार भी गिर गई। स्थानीय लोग इससे काफी परेशान भी हैं। राजधानी रायपुर के मोतीबाग रोड पर एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है और पेड़ गिरने से देखिए ये पूरा रोड जो है जाम हो गया है। और देखिए इस पेड़ के गिरने के कारण जो है 2 स्कूटी और एक मालवाहक गाड़ी भी चपेट में आई है। आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूं और समझिए कि ये कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है कि देखिए पेड़ गिरा है, पूरा स्कूटी का हालत आप देखिए, पूरा स्कूटी का जो सीट होता है वो पूरा दब गया है। यहाँ पर आप ज़रा उस मंजर को समझिए कि जो व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा होगा इस स्कूटी पर उसका क्या हाल हुआ होगा। इसमें 2 स्कूटी जो है दबा है, एक स्कूटी यहाँ पर है और एक स्कूटी देखिए एकदम पेड़ का जो तना है उसके अंदर है। ये देखिए ये अंदर में कैसे स्कूटी जो है नीचे गिरा हुआ है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक मालवाहक गाड़ी भी है छोटी, वो भी इस पेड़ के चपेट में आ गया है और वो भी दबा हुआ है। ये एक मालवाहक गाड़ी, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ऊपर में कैसे पेड़ का आपको नज़र आएगा कैसे पेड़ गिरा है और इसके नीचे जो है ये यहाँ पर गाड़ी जो है दब गई है। ये यहाँ से उस समय गुजर रही होगी। कब की घटना है, कितने बजे? 11:30 के आसपास। 11:30 के आसपास। अभी तक मतलब 1 घंटे हो गए? 1 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं। अभी तक 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया। ये रायपुर का बहुत ही मतलब चर्चित रोड है, यहाँ से लोग काफ़ी संख्या में गुजरते हैं। जी, महिला थाना से लगा हुआ मोतीबाग रोड में हमारी गाड़ी का थोड़ा सा नुकसान हो गई है। सरकार से भी निवेदन करेंगे तो हमको थोड़ा कम से कम। और इसका जो ड्राइवर है कौन? ये हमारा सुरक्षित ड्राइवर। तो आप बच गए? कुछ नहीं। कैसे गिरा था बताइए? पानी तेज बारिश हो रही थी, मैं निकल रहा था, मेरे बाजू में एक्टिवा वाला था और अचानक पेड़ गिर गया। तो एक्टिवा वाला पूरा दब गया था। उनका हालत थोड़ा गंभीर है, उनको हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं। हालत गंभीर है, ज्यादा चोट नहीं लगा है लेकिन ठीक है। जी जी। आप भी थे? नहीं थे, मैंने। तो ये समझिए कि जब ये गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ से 2 स्कूटी बगल में था और एक ये पिकअप वाहन, ये तीनों गाड़ियाँ जो है इस पेड़ की चपेट में आने से दब गए। आप देखिए ये बहुत ही पॉश एरिया है, अगल बगल आप देखेंगे तो रिहायशी इलाका है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर घर भी है, बगल में ही महिला थाना है और बस कुछ ही कदम की दूरी पर, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ही कदम की दूरी पर यहाँ से नगर निगम कार्यालय भी है, लेकिन अभी तक जो है इसका सुध नहीं लिया गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। सुकमा जिले में हो रही लगातार बारिश के बीच जनजीवन प्रभावित हो गया है। बाढ़ जैसी स्थिति के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर आवागमन 2 दिनों से प्रभावित है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से छत्तीसगढ़ की ओर आने वाले यात्रियों को असुविधा हो रही है। 300 से ज्यादा यात्री कोंटा में फंसे हुए हैं। वहां ना खाने को खाना है, ना पीने का साफ पानी। आम लोग भारी बारिश के कम होने का इंतजार कर रहे हैं और सभी गाड़ियों के लिए आवागमन पूरी तरह से ठप है। तो आप ये तस्वीरें देखिए, सुकमा की तस्वीरें हैं। लगातार बारिश और बारिश से बिगड़े हैं हालात, ना खाने को खाना है, ना पीने का साफ पानी है। 2 दिनों से आवागमन भी प्रभावित है और बाढ़ जैसे हालात के बीच कई लोग फंसे हुए हैं। आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं।
फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा आज उज्जैन पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री महाकालेश्वर का आशीर्वाद लिया। गर्भगृह के बाहर से भगवान महाकालेश्वर को जल अर्पित कर उनका अभिषेक किया। आशीर्वाद और पूजन के बाद जया प्रदा ने नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया और नंदी के कान में अपनी मनोकामना कही। उन्होंने कहा कि आज गुरु पूर्णिमा का बड़ा पर्व है और मैं महाकाल भगवान के दर्शन के लिए आई हूँ। भगवान के दर्शन से सब कुछ शुभ होता है। इधर उमरिया के पाली थाना में दिन दहाड़े 1,40,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया और आरोपी लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और एसडीओपी मौके पर पहुंचे और गंभीरता से जांच की और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गए। साथ ही लूट की घटना को लेकर शहडोल संभाग के डीजीपी ने अज्ञात आरोपी की पहचान बताने वाले या तलाश करने वालों के ऊपर 30,000 रुपए की राशि के इनाम की घोषणा की है। वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन हमें निरंतर मिल रहा है। हमने 2 पार्टियां इसमें बनाई हैं। हम प्रयास कर रहे हैं शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार करें और पीड़ित का पैसा जब्त करें और उसको दिलवाएं। मैं रोड क्रॉस कर रहा था, उसी बीच 2 बाइक सवार स्टेट बैंक के सामने से गुजरे और मेरे सामने से मेरे हाथ से मेरा बैग छीनकर रफू चक्कर हो गए, जिसकी रिपोर्ट मैं एफआईआर थाने में कर दिया हूं और प्रशासन से अपील करता हूं कि मेरा अतिशीघ्र धनराशि दिलाने का कष्ट करें। इधर बलरामपुर में अवैध अतिक्रमण पर वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने 50 एकड़ वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया, लेकिन इसके बावजूद भी अतिक्रमण मुक्त जमीन पर पौधारोपण किया गया। इसके चलते अब वन विभाग की टीम अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करेगी। मामला रामानुजगंज वन परिक्षेत्र का बताया जा रहा है। इंदौर के निपानिया समर पार्क कॉलोनी के लोगों ने बारिश में एक अनोखा प्रदर्शन किया है। कॉलोनी में अवैध निर्माण को लेकर स्थानीयों ने नगर निगम से एक्शन लेने की मांग की। लोगों ने आरोप लगाया कि अवैध निर्माण से कॉलोनी का रास्ता बंद हो जाता है। बतौर इसे लेकर नगर निगम को शिकायत की गई, पर प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। बैतूल के सारनी में शनिवार रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक 9 इंच बारिश हुई। रविवार सुबह यहां के सतपुड़ा बांध के 14 में से 11 गेट खोल दिए गए। नर्मदापुरम में भारी बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया है, तो वहीं पचमढ़ी में लैंडस्लाइड से पहाड़ से सटा रास्ता बंद हो गया। अगले 3 दिन पूरे मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट है। इधर इंदौर समेत कुल 31 जिलों में तेज पानी गिरने का अलर्ट है। विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, साथ ही सिवनी, बालाघाट और पांढुर्णा जिलों में 24 घंटे के अंदर 4.5 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। इधर पांढुर्णा तहसील के लैंडोरी के रैयतवाड़ी ढाना से गुजरने वाली डोल नदी लगातार जारी बारिश से उफान पर है। लोग लेकिन आवागमन के लिए पुलिया नहीं बनने से अपनी जान जोखिम में डालकर उफनाती नदी को पार करते हैं। ये नज़ारा हर दिन दिखाई देता है। तो वहीं इस मामले में पूर्व जनपद सदस्य ने नदी पर पुलिया निर्माण की मांग कई बार जनपद पंचायत की बैठक में भी उठाई, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस गंभीर समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया। अब ऐसे में इस गांव के आवागमन में बाधक बन रहे नाले में एक पुलिया नहीं बनाना एक बड़ा सवाल भी बन गया है। इधर बालाघाट में भारी बारिश का कहर जारी है। चांगो टोला क्षेत्र में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सकरी पंचायत के गांव 3 गड़ी को जोड़ने वाला पुल डूब गया है, जिससे वैन गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ा। इसके चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो देखिए कि बारिश से किस तरह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वैन गंगा नदी का भी जलस्तर बढ़ गया और आप देखिए कि किस तरह से पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में भारी बारिश का कहर लोगों की परेशानी का कारण भी बनता जा रहा है।
बालाघाट में शासन ने नियमों की अनदेखी के चलते जनपद में मनरेगा सामग्री भुगतान पर रोक लगा दी। इससे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भुगतान अधर में अटका है। अब अनियमित भुगतान को लेकर विभागीय जांच भी शुरू हो गई है, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आदेश का अब सरपंचों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया, जहां बालाघाट जिले के सरपंच संघ ने शासन द्वारा पारित किए गए आदेश को काला कानून बताया और उस आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की। तो वहीं आदेश निरस्त न किए जाने पर सरपंचों ने पंचायत में जल्द तालाबंदी करने का ऐलान भी कर दिया है। सम्मेलन में जाए उससे पहले हम अपने जो अध्यक्ष जी है उनके साथ में अपने पूरे सरपंचों से मिलके उनको क्या समस्याएं हैं उसको लेकर हम पूरे नोट्स बना के अपने मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के सामने इसको पेश करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मनरेगा में जो विसंगतियां आई है, मनरेगा में जो आदेश पारित हुआ है कि भाई केवल लेबर के काम कराना है, वो भी कटौती कर दिए हैं, बाध्यता ला दी है कि भाई जितना सेट करके भेजेंगे, जो स्टैंडर्ड एस्टीमेट भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग ही काम कराना है। तो वो संभव नहीं है, भौगोलिक स्थितियों के अनुसार भी संभव नहीं है और जितना उन लोग रेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी संभव नहीं है। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस ने नशीली कफ सिरप कोरेक्स की एक बड़ी खेप को बरामद किया और आरोपियों के पास से 5,98,000 कीमत की 2,776 बोतल नशीली सिरप जब्त की। साथ ही साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जिसमें लंबे समय से फरार चल रहे गाड़ी मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया। नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जुपिटर मोटरसाइकिल के माध्यम से जो कफ सिरप की डिलीवरी और ये कालाबाजारी की जा रही थी उसको भी पकड़ा है। इसमें भी 3 आरोपी उसने गिरफ्तार किए हैं। इस तरह से बेहतर कार्रवाई की है और ये कंटिन्यू हमारी जारी रहे। नीमच में मेडिकल कॉलेज के सामने नगर पालिका ने कार्रवाई की और बेशकीमती जमीन से जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटाया। जानकारी के मुताबिक नर्सिंग कॉलेज के लिए आवंटित जमीन पर यह अतिक्रमण किया गया था। तहसीलदार संजय मालवीय का कहना है कि नगर पालिका से सूचना मिली थी कि उनकी जमीन पर किसी समाज ने बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा कर लिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे और बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया है। लोगों ने पूरी प्रीकास्ट तोड़ी और बिना बताए, बिना नोटिस के इन लोगों ने कार्रवाई की है। उस समय नहीं थी जब हमने रोका था, जब कुछ नहीं था, यहाँ पूरा जंगल था। जब हमने हमारे बेरू जी जब सपने में आए हमने रोकी, तब यहाँ कुछ नहीं था। नगर पालिका द्वारा अभी सूचना दी थी कि नगर पालिका की भूमि पर अज्ञात या किसी समाज के लोगों ने प्रीकास्ट लगा लिए बिना अनुमति के। तो ये लोग कार्रवाई करने आए हैं और इसको हटा दिया है। जो संरचना यहाँ बनी हुई थी विकास उसको हटा दिया है। और अब नीमच के बाद खबर है कटनी से, जहां के इंडस्ट्रीज एरिया में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। यहां एक तेज रफ्तार कार चाय की टपरी में घुस गई। हादसे में 13 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इधर पुनासा में गुरु पूर्णिमा के मौके पर संत सिंगाजी समाधि स्थल पर सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला। बारिश के बीच भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली। इस बीच संत सिंगाजी समाधि स्थल पर सुबह से ही अभिषेक किया गया और देसी घी के हलवे का प्रसाद भी वितरित किया गया। साथ ही जगह जगह पर भंडारे भी आयोजित किए गए। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर परम पूज्य रावतपुरा सरकार महाराज साहब द्वारा कार्यक्रम का आयोजन देवास के राजमहल आनंद भवन पैलेस में किया जा रहा है, जहां हजारों की संख्या में उनके भक्त कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। तेज बारिश के बीच बड़ी संख्या में महिलाएं भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। आपको बताते चलें कि कार्यक्रम की शुरुआत नरसिंह अर्चन के साथ की गई है, जहां भगवान नरसिंह के 1000 नामों का तमाम हवन सामग्री से अर्चन किया जाता है। बारिश के चलते कार्यक्रम स्थल पर डॉम की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था है। बताते चलें कि देश भर से रावतपुरा सरकार महाराज के भक्त गुरु पूर्णिमा के मौके पर देवास पहुंचे हैं। तो नरसिंह अर्चन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्री रावतपुरा सरकार महाराज का एक खास कार्यक्रम देवास में इसका आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से भक्त शामिल हुए। बड़ो भाग्यशाली का आज दिन है, सौभाग्य दिन है आज कि गुरु पूर्णिमा का उत्सव चल रहा है और इस गुरु पूर्णिमा से भक्तों को भक्ति का, कर्म करने का, क्षमा मांगने का त्यौहार है। अपने आप संयम
और व्यवहार में परिवर्तन करने का पर्व है, जिससे व्यक्ति के अंदर चेतना आती है, परिवर्तन होता है, व्यवहार बदलता है और व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त होता है। जिस सदियों से हमारे यहाँ आज का त्यौहार मनाते हैं हम लोग, यहाँ संत गुरु पूर्णिमा का मतलब है कि व्यक्ति अंधेरे से प्रकाशी हो जाना और अपने आप में बदलना, अच्छा कार्य करना, कर्म करना और लोगों की सेवा करना। और इधर दमोह के बांदकपुर में विराजे भगवान स्वयंभू के दरबार में गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह से ही भक्तों का तांता लग रहा है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि साल में 12 बार आती है। इसमें 5 पूर्णिमा तिथि का सबसे ज्यादा महत्व है। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखकर चंद्रमा सहित शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। हर साल की तरह इस बार भी कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में विठलेश सेवा समिति के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन पंडित प्रदीप मिश्रा के मार्गदर्शन में किया गया। कुबेरेश्वर धाम पर लाखों श्रद्धालुओं को आज गुरु दीक्षा दी जा रही है। समिति द्वारा यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी की गई। इसके अलावा 25 क्विंटल शुद्ध घी की नुक्ति का भोग भी लगाया जाएगा। प्रशासन ने भी अपनी ओर से सुरक्षा व्यवस्था में पर्याप्त बल लगाया है। पुलिस प्रशासन ने 300 से ज्यादा जवान धाम पर यातायात के अलावा अन्य जिम्मेदारियों के लिए सौंपे हैं। चित्रकूट धाम में गुरु पूर्णिमा पर्व के पावन मौके पर विभिन्न मठ मंदिरों के अलावा अन्य तमाम छोटे बड़े मठ मंदिरों में चित्रकूट पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने अपने अपने गुरुजनों का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु पूर्णिमा पर्व के मौके पर तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज द्वारा 108 फीट ऊंची वैष्णव पताका फहराने के बाद कहा गया कि वैष्णव कीर्ति पताका ऐसी पताका है जिससे अनादिकाल तक वैष्णव परंपरा भारत वर्ष में चलती रहेगी। चित्रकूट धार्मिक राजधानी बनी रहेगी। साथ ही इसी चित्रकूट से अखंड भारत और विकसित भारत का संदेश पूरे विश्व में जाएगा। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव संत समाज का सबसे बड़ा महामहोत्सव होता है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहे तो बिना गुरु के मिल नहीं सकता। जीव जो है बिना गुरु की प्राप्ति के ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और आज देख रहे हैं हम कि समाज में उदासीनता छाई हुई। विशेषता यह है कि ये गुरु का पर्व पूर्णिमा को पड़ता है। पूर्णिमा का मतलब है प्रकाश, तो गुरु का अर्थ है प्रकाश देने वाला, गुरु का अर्थ ज्ञान देने वाला, ज्ञान का प्रकाश देने वाला। यह वैष्णव कीर्ति पताका एक ऐसी पताका है जिससे अनादिकाल पर्यंत वैष्णव परंपरा इस भारत में चलती रहेगी और यह चित्रकूट धार्मिक राजधानी बनी रहेगी। इसी चित्रकूट से अखंड भारत विकसित भारत का संदेश पूरे संसार में जाएगा। जय श्री राम। गुरु पूर्णिमा का महोत्सव पूरे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में भी ये पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जहां पर देश भर से अनुयायी और भक्तजन यहां आकर गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र ले रहे हैं। ऐसे में उज्जैन के चिंतामण रोड स्थित महामंडलेश्वर अतुलेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी के अनन्य भक्त महाराज जी का पूजन अभिषेक कर महाराज जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे में एक अनोखी तस्वीर भी सामने आई, जहां एक छोटी सी बच्ची भी महाराज जी से गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र लेती नजर आ रही है। तो वहीं विस्तार न्यूज की टीम ने महामंडलेश्वर महाराज और भक्तों से खास बातचीत की, आइए आपको सुनवा देते हैं। ओम घंटाशूरहलानि चंकम मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जे धरतिम घनाथ विलसा चीप्रांशतुल्य प्रभां गौरी देह सद्प्रभां त्रिचिता महादारभूता पुत्रा मत्र सरस्वतीं नु भजे शुंभादि दैत्यादितम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और उज्जैन के महामंडलेश्वर आचार्य शेखर के भी अनन्य भक्त हैं जो देश भर से गुरु का आशीर्वाद लेने आए हैं। गुरु जी, सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरुओं की पूजा का दिन, किस प्रकार अनुयायियों को आशीर्वाद दे रहे हैं? जय महाकाल। आज गुरु पूर्णिमा है और 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,124 वर्ष पहले
इस गुरु परंपरा की शुरुआत हुई, गुरु शिष्य परंपरा की, और उसमें सबसे पहले ब्राह्मणों को गुरु माना गया। ब्राह्मणों के दक्षिण भाग में ही एक छूने मात्र से जो पुण्य मिलता है वो गुरु को, ब्रह्मा को, विष्णु को और महादेव को छूने से जो मिलता है वो ब्राह्मणों को छूने से मिलता है। आप लोग ही गुरु जी के दर्शन करने आए, क्या कहेंगे? जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे गुरु अतुलेशानंद सरस्वती महाराज, आचार्य शेखर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करने समूचा विप्र ब्राह्मण समाज आज यहाँ उपस्थित हुआ है और हम अभिभूत हैं गुरुओं के प्रणाम करके, उनका वंदन करके, क्योंकि शास्त्रों में जो गुरुओं की, वेद में जो गुरुओं का व्याख्या बताई गई है, गुरु ही सबको ज्ञान दे करके, और इस सृष्टि का जो निर्माण ब्रह्मा ने किया है तो उसको ज्ञान देने का काम गुरु करता है। अनुयायी लगातार महाराज जी के आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार हैं महामंडलेश्वर आचार्य शेखर, और जितने भी गुरु हैं उन गुरुओं को आज के दिन पूजन करते हैं। पूजा करने के साथ गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आज के दिन गुरुओं का कितना बड़ा महत्व माना गया है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। इधर इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता के बीच पहुंचे और आमजन की समस्याओं को भी सुना। अधिकारियों को तुरंत निराकरण के निर्देश भी सीएम ने दिए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने भुट्टे का लुत्फ भी उठाया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर रविवार को राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में दिव्य और भव्य आयोजन हुए। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में आम और खास दोनों लोगों ने गुरुओं के चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित किए। इनमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी कैबिनेट के तमाम सदस्य विभिन्न आयोजनों में गुरुओं का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इधर राजधानी भोपाल के करुणा धाम आश्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने गुरु सुदेश शांडिल्य महाराज के श्री चरणों में नमन किया। इस दौरान दुकानदारों के नाम लिखने को लेकर हो रही सियासत पर वी डी शर्मा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ज्यादा ही नाम से समस्या है तो अपना नाम बदल लें। बड़ा पावन अवसर है, करुणाधाम आश्रम पहुंचे हैं, गुरु पूजा की उन्होंने, उस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे आम बजट भी आ रहा है, उसको लेकर भी बात करेंगे। सर देखिए, आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। आज का दिन हम सबके जीवन में महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में जो कुछ करते हैं तो किसी न किसी रूप में गुरु का उसमें बड़ा योगदान होता है। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर गुरु शिष्य की परंपरा को अच्छे तरीके से मनाने का आह्वान किया और आज सभी लोगों ने गुरु शिष्य परंपरा के इस पर्व को बहुत अच्छे तरीके से सभी कॉलेजों में, सभी संस्थानों में मनाया है। और आज मैं करुणाधाम आश्रम में श्रद्धेय शांडिल्य जी महाराज से भी आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। मैं पुनः एक बार सबको बधाई देता हूँ। प्रशंसा तो होगी ही, अच्छा काम करना, हमारी सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, तो मैं तो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के प्रयास किए। सर, आम बजट के लिए आप दिल्ली जा ही रहे हैं, आम बजट आ रहा है। कल से पार्लियामेंट है और बजट सेशन है और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो बजट सेशन है वो देश के लिए महत्वपूर्ण होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी सरकार आगामी आने वाले समय का एक ऐतिहासिक बजट इस दौरान आएगा। नाम लेखन को लेकर विपक्ष को इतना परहेज क्यों है, क्यों राजनीति? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? ये करते हैं। आरोप किस पे लगाते हैं? दूसरे पे लगाते हैं। भाई, आपका नाम बी डी शर्मा है तो बी डी शर्मा कहने में, लिखने में आपको डर क्यों लग रहा है? और जीतू पटवारी जी को इतना प्रेम है तो जीतू पटवारी जी नाम बदल लें अपना। आपने सुना, जीतू पटवारी जी को अगर नाम लेखन से दिक्कत है तो वो भी तो अपना नाम जो है बदल सकते हैं और इस पर सियासत नहीं होना चाहिए। एक विचार आया है, सरकार उसको भविष्य में एग्जीक्यूट करेगी, क्या करेगी ये बाद में निर्णय होगा। आम बजट सब कुछ अच्छा रहने वाला है, दिल्ली जा ही रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, ये उन्होंने बताया। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आने वाला है। इस दिन निर्मला सीतारमण भी इतिहास रचेंगे और लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनेंगी। 23 जुलाई का दिन खास रहेगा। विस्तार न्यूज़ आपको बजट से जुड़ी महा कवरेज भी दिखाएगा और आपके सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करेगा। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि इस बार के बजट में आम जनता को क्या उम्मीदें हैं। पहले सुनिए मोदी सरकार के बजट से
जनता क्या चाहती है? इन सरकार से हम ये उम्मीद रखते हैं सरकार से कि सब्जी का रेट मतलब सस्ता हो। टमाटर, प्याज, आलू इतनी महंगी है कि क्या कहें, रसोई चलाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। और अनाज में दाल चावल इतना महंगा हो गया कि परिवार चलाना मुश्किल पड़ रहा। हम लोग कैसे खाएं, कैसे बच्चों को खाना कितना लगता है तो कहाँ से क्या करें, बहुत महंगाई है। केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना ले आए जिसमें किसानों को जो लागत लग रही वो लागत नहीं, घर चलाना मुश्किल हो रहा किसानों को। जिस हिसाब से किसान मेहनत करता है उस हिसाब से लागत नहीं निकल पा रही किसान। और इसी के साथ 15 संभाग 15 खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।